बाइस्ट ओपिनियन में आपका स्वागत है दोस्तों। जब आप 10th-12th में पढ़ रहे होंगे तो आपने जो मेडिएवल इंडिया, जिसको मध्यकालीन भारत कहते हैं, उसका इतिहास जरूर पढ़ा होगा। तो जब आप मुगल्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं ग्रेट मुगल्स, लेकिन औरंगजेब के बाद 1857 तक जो मुगल थे उनको लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। और इन जो मुगल्स हैं लेटर मुगल्स में, जैसे इसमें मोहम्मद शाह रंगीला था, बहादुर शाह जफर थे, अब इस तरह के कैरेक्टर्स जो है लेटर्स मुगल में हैं। अब ये जो थे ये निकम्मा थे, ये किसी काम के नहीं थे। ये कभी मराठाओं पर आश्रित होते थे तो कभी अंग्रेजों पर आश्रित हो जाते थे। इनके पास अपनी शक्ति नहीं थी कि ये कुछ कर सके। आज कमोबेश वही स्थिति जो है कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस में एक जमाना था जब नेहरू इंदिरा का जब वो दौर था, तो उस समय ये लोग 1-2 सीट की बात तक नहीं किया करते थे, कहते दे दो। उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में लोग बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वहां पे टिकट बंटवारा हो रहा था, ये 80 के दशक की बात है। तो हुआ कि 4-5 सीट पे जो है तय नहीं हो पा रही, तो झुंझला करके नेता ने कहा कि अरे किसी को भी दे दो, जीते अरे क्या फर्क पड़ता है। एक वो दौर था। और आज के दौर में स्थिति ये है कि जो कांग्रेस का मुख्य सेनापति है राहुल गांधी, वो अपनी सीट बचाने के लिए वो इसलिए नहीं जा रहा दक्षिण में कि इससे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वो अपनी सीट बचाने के लिए, किसी भी तरह से संसद का मुंह देखने के लिए वायनाड केरल चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि नॉर्थ इंडिया में हम किसी भी सीट से हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो सोचिए कि जब सेनापति की स्थिति होगी तो जो उसके सिपह सलार होंगे, जो उसके दरबारी होंगे, उनकी क्या स्थिति, सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। दोस्तों, भगदड़ तो बहुत दिनों से मचा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। भगदड़ मची है पार्टी से नेताओं के छोड़कर जाने की। आज उसी कड़ी में मुंबई से संजय निरुपम, जो कि वहां पे कदावर नेता हैं, पहले वो शिवसेना में थे, बिहार के रहने वाले हैं मूलतः, पहले शिवसेना में थे, शिवसेना ने उन्हें राज्यसभा भेजा, बाद में फिर ये कांग्रेस में चले गए और इनको ठीक ठाक नेता माना जाता है। उन्होंने तंग आकर के नेतृत्व के क्या कहेंगे निकम्मापन या डिसीजन लेने की क्षमता की कमी के कारण उन्होंने अंततः कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि कांग्रेस वालों का दावा है कि हमने पार्टी के खिलाफ उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब पता नहीं सत्य जो भी हो, संजय निरुपम ने त्यागपत्र दिया कांग्रेस से या कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया। दोनों ही स्थिति में संजय निरुपम अब कांग्रेस में नहीं है। उनका अगला कदम क्या होगा इसके बारे में अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन कहना कठिन है, क्योंकि उन्होंने जो त्यागपत्र की बात की है वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सनातन विरोधी नहीं हैं, मैं हिंदू हूं और रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस समय जो सरकार कह रहा हूं कांग्रेस की जो नीति थी उसके मैं खिलाफ हूं। मैं रात दिन जो है सनातन के खिलाफ बातें न सुन सकता हूं और न कर सकता हूं। तो इशारा मिलता है, और आजकल तो इशारा मिले या ना मिले, सारी की सारी जो दौड़ है, मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, तो वैसे ही हर नेता का दौड़ जो है वो बीजेपी कार्यालय तक है। संभवतः ये भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले। और इन्होंने न सिर्फ राम और सनातन की बात की है, इन्होंने जमकर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके बारे में इन्होंने बात किया है। आइए देखते हैं। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है, और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है।
फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं, वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने यहां स्पष्ट किया है कि आज के तारीख में कांग्रेस में एकमेव या एक नेतृत्व का अभाव है। वहां पे 5-5 पावर सेंटर्स बन गए हैं और ये पावर सेंटर्स एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं और इनके दरबारी भी हैं, वो भी एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। किसी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसमें बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं? आपको याद होगा वाजपेयी जी का दौर, उस समय भी पावर सेंटर्स थे। मुरली मनोहर जोशी का पावर एक केंद्र हुआ करता था, एक अडवाणी जी का केंद्र हुआ करता था और वाजपेयी जी का भी केंद्र हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की भगदड़ भाजपा में कभी क्यों नहीं मची? इसका कारण यह था कि अलग अलग पावर सेंटर्स होने के बावजूद उनके बीच में एक एंकर था, वो थे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी सारे उठा पटक के बाद जब अंतिम बात कहते थे कि नहीं भाई ये कार्य करेगा, तो उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। आज के तारीख में कांग्रेस नेतृत्व में या कांग्रेस के जो पावर सेंटर्स हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के पास एक तो कोई एंकर है ही नहीं, और जो बनने की कोशिश करता है उसमें किसी में यह क्षमता नहीं है कि वो अपनी बात पार्टी के सारे लोगों के समक्ष रख सके और उसको मनवा सके। रखना एक बात है, उसको मनवा लेना अलग बात है। आज के तारीख में जो सोनिया है, सोनिया गांधी 2013 के बाद वो अपना नेतृत्व खो चुकी हैं। क्यों खो चुके हैं? कि उस दिन उन्होंने अपना नेतृत्व खोया जिस दिन राहुल गांधी ने अजय माकन के साथ प्रेस क्लब में आकर के जो कैबिनेट का डिसीजन था, मनमोहन कैबिनेट का डिसीजन था, जिसको उन्होंने प्रेस के सामने फाड़ दिया। उस दिन समझ में आ गया कि अब जो है सोनिया गांधी का नेतृत्व वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। लेकिन लोगों के बीच में ये बात पूरी तरह से आ नहीं पाई। इसके पीछे कारण था क्योंकि उसमें अहमद पटेल जिंदा थे। अहमद पटेल किसी तरह से ढक छुप करके किसी तरह से कांग्रेस को चला रहे थे, लेकिन बीमारी तो लग चुकी थी। और अहमद पटेल का अवसान के बाद, देहावसान के बाद, ये बात धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में लोगों के सामने आने लगी। तो आज के तारीख में कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी बात मानने को पूरी पार्टी तैयार हो, और पूरी पार्टी सिर्फ दरबारियों की पार्टी बनकर रह चुकी है। इसमें कोई भी नेता वैसा नहीं है। कोई भी नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या वेणुगोपाल जी हो, जो संगठन का काम देखते, इनमें से कोई भी जमीनी नेता नहीं है। कोई भी जमीनी नेता नहीं है जिसको कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है देश में उसके बारे में कुछ पता हो। ये अभी भी जो उनका नेहरू जी का जो धर्मनिरपेक्षतावाद था, जिसको कहते हैं नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, वो सेक्युलरिज्म की बात कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन ये लोग आज भी उसको कंधे पे लेकर के घूम रहे हैं। वो तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन अयोध्या का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन फिर भी ये ढो रहे हैं और देखिए कब तक ढोते हैं। लेकिन इससे अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ संजय निरुपम जो है वो उन्होंने स्पष्ट किया
मैंने कल भी कहा था दोस्तों, कल का अगर आप मेरा एपिसोड देखेंगे, कि विचारधारा तो देश में कब की मर चुकी है। अब कोई विचारधारा इस देश में नहीं है। अब जो लोग विचारधारा की बात करते हैं वो आदर्शवादी हैं। ये पेपर में, मैगजीन में, आर्टिकल्स में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसका इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। संजय निरुपम ने जब उनसे कहा गया कि आपको टिकट नहीं दिया गया, शायद इसलिए आपने पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने कहा हाँ, जब मेरा नेता टिकट पाने के लिए वायनाड जा सकता है तो मैं टिकट पाने के लिए पार्टी क्यों नहीं छोड़ सकता हूं। ये संजय निरुपम की अस्पष्टता है, और ये अस्पष्टता का अभाव जो है कांग्रेस के अन्य नेताओं में नहीं है। और इसी के कारण अगर ये अस्पष्टता का अभाव सारे नेताओं में आ जाए तब भी कांग्रेस का भला हो जाए। ये तो रही संजय निरुपम की बात। इन्हीं के साथ साथ एक गौरव वल्लभ है, मास्टर हैं, पहले जमशेदपुर में, झारखंड में जमशेदपुर एक जगह है, वहां पर जो है ये जेवियर का एक कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, उसमें ये पढ़ाया करते थे। बड़े प्रतिभाशाली हैं, पढ़े लिखे हैं और वाकई गुणी हैं। तो इन्होंने जो है ये कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने इनको प्रवक्ता बना दिया, और ये बहुत ही तेज तरह प्रवक्ता थे और हमेशा जो है वो टीवी पे आकर बहस किया करते थे। इनके और संबित पात्रा के बीच का बहस जो ऐतिहासिक बहस, वो काफी मजेदार थी, उसे काफी लोगों ने सुना, देखा, सराहा। तो गौरव वल्लभ जो हैं, गौरव वल्लभ ने आज उन्होंने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र तो कल ही दिया था, आज के एक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये तो भारतीय राजनीति में हमेशा से होते रही है। लेकिन इन्होंने जाने के बाद जो कहा है, पहला इन्होंने भी कहा है कि भाई मैं सनातनी हूं, मैं दिन रात जो है हिंदुओं को गाली नहीं बक सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि मैं वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ, जो इस देश में रोजगार पैदा करता है, इस देश को समृद्धि प्रदान करता है, उसके खिलाफ मैं बात नहीं कर सकता हूं। अब इनका इशारा किसकी ओर है? राहुल गांधी, आप पिछले 2-3-4 सालों से देखिए, उनका हमेशा से ही अडानी अंबानी, बस उनका रामधुन की तरह है कि वो जब भी कुछ होगा तो बस अडानी अंबानी, कुछ भी होता है अडानी अंबानी करने लगते हैं। यहां पे गौरव वल्लभ जो है, जो राहुल गांधी का मुख्य मुद्दा है एक तरह से उनके लिए, ये अडानी और अंबानी, और उसके खिलाफ जो बातें करते हैं उस पर गौरव वल्लभ ने निशाना साधा है कि आप देश में जो वेल्थ क्रिएटर है, जो धन का सृजन करता है, जो लोगों को रोजगार देता है, आप उसके खिलाफ हमेशा ये बातें कैसे कर सकते हैं? सुनिए, आप खुद अब सुनिए कि गौरव वल्लभ ने क्या कहा है। Mallikarjun Kharge, and there were 2-3 major issues which I had highlighted in my letter also. Sir, you said you were hurt by the activity of Congress and they See, Sanatan Dharma were abused. there are 3 things. Number 1, I can't abuse morning to evening the wealth creators. That is not possible. So, generating wealth in our country is not crime. If somebody is generating wealth, it is not crime. और गौरव वल्लभ कोई या संजय निरुपम ये सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के और तेज तर्रार प्रवक्ता है रोहन गुप्ता, गुजरात से आते हैं, हमेशा टीवी डिबेट में वो भी भाग लिया करते थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। उनको तो कांग्रेस टिकट दे रही थी कि आप गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने उससे बेहतर समझा कि त्यागपत्र दे दिया जाए। हालांकि पारिवारिक कारण था, लेकिन जैसा कांग्रेस है परिपाटी दरबारियों का, उनको गद्दार कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जो अभी हवा चल रही है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वैसे ही भाजपा शरणम गच्छामि, तो हो सकता है कि वो भी कुछ दिनों में भाजपा के आपको पार्टी कार्यालय में नजर आवे, तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी जो बातें हो रही है, ये जो सारी घटना हो रही है, इसके पीछे क्या सिर्फ नेतृत्व का निकम्मापन है या विचारधारा का अप्रासंगिक हो जाना है? ये 2 बातें तो हैं ही, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर के अभी वर्तमान का कांग्रेस चल रहा है
वो अब अप्रासंगिक है। और इस चीज को 2019 के चुनाव के तुरंत बाद जो AK एंटोनी जो 2014 के चुनाव के तुरंत बाद AK एंटोनी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। तो उसने स्पष्ट किया था कि पूरा देश आपको एक समुदाय विशेष का पार्टी समझता है और साथ ही आपको सनातन विरोधी समझता है। आपको इस छवि से जल्द बाहर आना पड़ेगा अगर आप अपनी प्रासंगिकता इस देश में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन AK एंटोनी को सुनता कौन है? बेचारे आजकल केरल में पड़े हुए हैं। उनका बेटा भी जो तंग आकर के अनिल एंटोनी, वो भी भाजपा में आज के तारीख में वो भी चुनाव लड़ रहा है अभी लोकसभा का, केरल से भाजपा के टिकट पर। तो ये तो स्थिति है कि अगर किसी ने सही ज्ञान कांग्रेस के किसी नेता को दिया, पार्टी को दिया, तो उसको ही पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। तो अभी जो दौर है, इस दौर में आप कांग्रेस को कोई सलाह भी नहीं दे सकते। यही बात जो है गुलाम नबी आजाद ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा कि भाई मैं किस तरह से अपने सीनियर नेताओं के साथ में रह कर सारी चीजें सीखा कि कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे प्रशासन का प्रबंधन किया जाता है। तो उनसे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि क्या आपने राहुल गांधी को कभी कुछ सलाह दी? तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो खुद ही बुद्धिमान है। जो खुद बुद्धिमान है उसको कोई चीज सिखाने की क्या जरूरत है। हालांकि ये उन्होंने व्यंग में कहा था कि वो खुद को सर्वसंपन्न सर्वगुणी समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सलाह देगा? और जो सलाह देगा उसको राहुल गांधी का को भाजन बनना पड़ेगा। तो अभी स्थिति ये है दोस्तों कांग्रेस की कि कांग्रेस में एक है जयराम रमेश, दूसरा है वेणुगोपाल और तीसरे है अजय माकन और सुरजेवाला भी कभी कभी। तो ये 3-4 लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कांग्रेस वर्तमान के कांग्रेस में विचारधारा की जहां तक बात है तो वहां पे हुई क्या है। भारत में एक विचारधारा 1947 से उससे पहले से बना रही थी, वो थी वामपंथियों की विचारधारा। इस विचारधारा का सबसे पहले सही प्रयोग जो है इंदिरा गांधी ने किया इन वामपंथी पार्टियों का। हालांकि वैचारिक रूप से नेहरू भी वामपंथी थे, लेकिन उन्होंने कभी वामपंथियों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी पहली कांग्रेस की नेता थी जिन्होंने वामपंथियों का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। वामपंथी इसमें खुश थे कि इसी बहाने हमको सारे एकेडमी जो है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी शिक्षण संस्था है उसमें काबिज होने का अवसर मिल गया। लेकिन और उस समय में कम से कम 3 राज्य में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरल में ये वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन आज के तारीख में भारत ने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वामपंथ एक मरी हुई विचारधारा है, वो खत्म हो चुकी है। और उस विचारधारा को मानने वाले लोग आज कांग्रेस में काबिज हो चुके हैं। अब आप दोस्तों खुद ही सोचिए कि जो विचारधारा मर चुकी है उस मरी हुई पार्टी के जो विचारक हैं वो आज के तारीख में कांग्रेस को चला रहे हैं। अब सोचिए कि कांग्रेस का असर क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।